A warm welcome to you all at 5:30 p.m. today. हेलो एवरीवन, मैं हूं समृद्धि पुरोहित एंड आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं विद अ न्यू चैप्टर 4 द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिस स्टेट में हम इतने सालों से रहते हैं और उसी स्टेट के बोर्ड में पढ़ते हैं, उस स्टेट के बारे में हमें कुछ बेसिक ज्ञान इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो हमारा स्टेट महाराष्ट्र कौन से एस्पेक्ट्स में टॉप पोजीशन पे है वो हम #1 में लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे हमें वो टेक्स्ट में मिलता जाएगा वो हम यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। ठीक है, कौन से में सेकंड पोजीशन पे है, कौन से में थर्ड पोजीशन पे है, ऐसे हमने 3 कॉलम्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्जिस्टेंस में आया था ऑन 1 मई 1960, इसलिए हम 1 मई को महाराष्ट्र डे मनाते हैं। The state economy has achieved a distinguished status, एक अलग status, as a result of the collective efforts of its people. लोगों के collective efforts की वजह से हमारे स्टेट महाराष्ट्र को एक distinguished status मिला है। Then उन्होंने यहाँ पे महाराष्ट्र का मैप देकर रखा है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 6 रेवेन्यू डिविजन्स हैं। कौन से रेवेन्यू डिविजन्स हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 स्टेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 6 रेवेन्यू डिविजन्स। ठीक है, 6 रेवेन्यू डिविजन्स हैं। कौन से मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा डिवाइड करने के लिए हमने 36 डिस्ट्रिक्ट्स और 6 रेवेन्यू डिविजन्स भी बना के रखे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में भी कई बार पूछा जाता है। इन 6 रेवेन्यू डिविजन्स को हम कैसे याद रख सकते हैं? 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन सी, मुंबई और पुणे। मुंबई पुणे नाम हमेशा साथ में सुनने में आता है। देन 2 नाम ए से, औरंगाबाद और अमरावती। देन नासिक, नागपुर। मुंबई पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, ऐसे सबके ग्रुपिंग कर देंगे तो हमें ज्यादा बेटर रिटेंशन रहेगा। मुंबई पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती। क्लियर? देन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। तो हमें अपना पहला कैरेक्टरिस्टिक मिल गया एंड महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 11.24 करोड़। ये थी ड्यूरिंग 2011। तो चलिए पॉपुलेशन वाला एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया #2 पॉपुलेटेड, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, मेजरिंग अबाउट 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसलिए हमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मिल गया #3 लार्जेस्ट। देन it is the most urbanized state with 45.20% of its population living in towns and cities. तो #1 urbanized, तो urbanization में नंबर 1। Then according to 2011 census, the sex ratio of Maharashtra was 929 females per 1000 males. ठीक है, ये another feature. Then state literacy rate कितनी है? 82.3%। सब कुछ 2011 के सेंसस के मुताबिक चल रहा है, क्योंकि 2021 का जो सेंसस था वो कोरोना और लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया था। According to the Economic Survey of Maharashtra for 2016-17, the state had the highest growth of GSDP, यानी पूरे नेशन का होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टेट के लिए उन्होंने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर दिया एंड PCI होता है फॉर नेशन, पर कैपिटा इनकम। स्टेट के लिए कर दिया SPCI, स्टेट पर कैपिटा इनकम, इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स। तो ये एक और #1 कैरेक्टरिस्टिक मिल गया हमें, सॉरी 2 और मिल गए, एक हाईएस्ट GSDP ग्रोथ और दूसरी SPCI ग्रोथ। नेक्स्ट, the state economy is characterized by abundant natural resources, availability of skilled manpower, and technological advancement and developed infrastructure. ठीक है, महाराष्ट्र में नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। हमारे पास में लिटरेसी रेट हमने देखा 82.3 है, इस वजह से स्किलफुल लेबर मैन पावर भी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो ही रही है, IT सेक्टर तो ऑनराइज रहता ही है हमारे यहाँ हमेशा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड है महाराष्ट्र के कई सारे पार्ट्स में। तो ये देखिए, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। एक तो ये मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन हमें अपने #1 में डालना रहेगा। एंड ये ऊपर के 4 पॉइंट्स इन 4 दिए हुए पॉइंट से रिलेटेड है। कैसे? ये देखिए, हमारे पास एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसलिए हम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, उन नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास में महाराष्ट्र में कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इन स्किल्ड मैन पावर को और बढ़ाने के लिए और अनस्किल्ड को भी स्किल्ड बनाने के लिए। देन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो इन्वेस्टर्स को भी एक भरोसा आता है। एक बार कोई इन्वेस्टर किसी एक मैन पावर पे, लेबर पे भरोसा ना करे, लेकिन टेक्नोलॉजी पे उसे पूरा भरोसा रहता है कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है, क्योंकि ये एक ग्रोइंग सेक्टर है। साथ ही उस बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। लाइकवाइज डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टूरिज्म भी बढ़ता है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए लोग आएंगे ना। लाइकवाइज टूरिज्म बढ़ता है तो महाराष्ट्र के स्टेट में और ज्यादा फाइनेंस आता है, उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इस तरह ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
गेटिंग इट? अब देख लेते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर की बात की है। उसके बाद में यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, यानी ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रीज इंक्लूड रहती है। और फिर आ गया ये सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर। मेजरली टर्शरी सेक्टर में हमें लगती है एजुकेशन। और वैसे ही इंडस्ट्रीज में आती है 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज। ये हो गई फूड इंडस्ट्री, देन ये है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और ये है हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखने वाले हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। हमें पता है कि भारत में, इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर हमेशा से आगे रहा है। हम पहले ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं कि ज्यादातर ऑक्यूपेशंस प्राइमरी इंडस्ट्री के यानी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, अलाइड यानी जो उसके साथ में चलती हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, तो वो भारत के साथ साथ भारत में स्थित महाराष्ट्र में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर से भी बहुत इनकम हमारे स्टेट की जनरेट होती है। As per Economic Survey of Maharashtra 2017-18, the share of agriculture and allied activities in the total gross state value added. पूरे नेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में ग्रॉस वैल्यू एडेड रहता है, पर यहाँ महाराष्ट्र स्टेट की बात हो रही है इसलिए हम लोग GSVA की बात कर रहे हैं। तो वो 2016-17 में कितना था? 12.2%, जबकि 2001-2 में वो 15.3% था। तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्रोडक्शन, उसका कंट्रीब्यूशन टाइम के साथ कम होता जा रहा है। पहले 15.3 था, अब 12.2% हो गया है, विच शोज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ओवर द पीरियड। यानी ये कम होता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अच्छा है एज कम्पेयर टू OCM, तो क्या OCM इंप्रूव करने के चक्कर में हमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो उसी तरह एग्रीकल्चर जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे एट पार रखना चाहिए ना विद अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स। तो उसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेनी पड़ेंगी, जिसके पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। खेती बाड़ी का काम नॉर्मली विलेज एरियाज में ज्यादा रहता है, तो वहाँ जनरेशन बाय जनरेशन बंटवारे होते रहते हैं। अगर मिस्टर ए के पास में 10 एकर्स की जमीन है तो, और उनके अगर 2 चिल्ड्रन हैं, तो मिस्टर ए के गुजरने के बाद में उनके दोनों चिल्ड्रन बी और सी को 5 एकर्स की जमीन मिलेगी। फिर बी और सी इन दोनों भाइयों के बेटों को यानी DE और FG को बस 2.5 एकर्स ईच ही जमीन मिल पाएगी। तो दैट मीन्स कि लैंड होल्डिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। कहाँ ए के पास में 10 एकर्स थी, फिर 5 एकर्स हुई, और अब सब हर भाई के पास में बस 2.5 एकर्स की जमीन है। तो वो चारों भाई एक पर्टिकुलर जो डेली उसका सामान रहेगा वही उगाने में फोकस करेंगे। मीन्स जो ज्यादा बिकता है वो सबके सब वही उगाएंगे ना। वहीं अगर उन सबके पास में 10-10 एकड़ की जमीन होती तो वो थोड़े जगह पे राइस उगाते, थोड़े जगह वीट उगाते, थोड़े जगह कुछ और फल फ्रूट उगा लेते। बट अभी सबके पास में थोड़ी थोड़ी जमीन होने की वजह से सब राइस ही उगा रहे हैं, या 2 राइस उगा रहे हैं, 2 वीट ही उगा रहे हैं। उससे कुछ पर्टिकुलर ग्रेन्स ही बढ़ते जा रहे हैं, और जो बाकी के कई सारे ग्रेन्स हैं वो उल्टा हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से। तो इससे तो अच्छा सबके पास में ज्यादा जमीन होती तो सब अपनी जरूरत की ज्यादा चीजें उगा सकते थे। इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रही है, क्योंकि हमें इंपोर्ट ज्यादा करवाना पड़ रहा है और हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वही फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड। सबके पास जमीन कम है तो कम जमीन पे कम अनाज उगा पाएंगे, तो वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही बन के रह जाएंगे। देन एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। अपने उसी छोटे लैंड पे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, जिससे बाय प्रोडक्ट्स कम निकले और एक्चुअल प्रोडक्ट्स जो प्रॉफिटेबल रहे वो ज्यादा आए। पर हमें पता है अति तिथे माती, इसलिए एक्सेसिव यूज करने की वजह से वहां पे उल्टा सॉइल ही उनकी डिग्रेड हो जाएगी, सॉइल में ही खराबी आ जाएगी, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में और कमी आएगी। देन एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस, आज भी जो फार्मर्स विलेजेस में रहते हैं वो वहाँ की जो भी सेठ जी और लैंडलॉर्ड्स वगैरह रहते हैं उन्हीं से लोन लेते हैं, ना कि बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कई बार क्योंकि या तो उन्हें पता नहीं है कि बैंक जैसी कोई चीज रहती है, या फिर उनके पहचान के लोग उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन दे पा रहे हो। पर ऐसा करने पर उनके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और कई इलीगल एक्टिविटीज भी परफॉर्म हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने उस लैंडलॉर्ड के साथ में कोई पेपर वर्क नहीं किया। किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो पहले चेक करते हैं आपकी इनकम कितनी है और उसके मुताबिक लोन देते हैं। लैंडलॉर्ड वो सब नहीं देखते, और अगर वो देख के उन्हें वो कम लगती है उनकी इनकम, तो वो उल्टा ज्यादा इंटरेस्ट लगा देते हैं, जिससे फार्मर के लोन रीपे करने के चांसेस और कम हो जाते हैं। और फिर कई बार वो लोन पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लग जाता है। फिर आपने वो बंधुआ मजदूर का कंसेप्ट सुना होगा, गांव में रहता है। छोटे छोटे बच्चों को मालिक के घर पे नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनका परिवार वो पैसा चुका नहीं पाया।
इसे कहते हैं हम एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस, यानी जो लोन कभी चूक नहीं सकता, जिस वजह से वो फार्मर और उसकी फैमिली दोनों कर्ज में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। कई सारे जो रिफॉर्म्स, जो सब्सिडीज वगैरह फार्मर्स के लिए आई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता अच्छे से विलेज एरियाज में। गवर्नमेंट क्या सोच के पॉलिसीज फ्रेम करती है कि वो स्कीम्स भारत के कोने कोने तक पहुंचे, पर जो एक आध कोने रह जाते हैं वहां पे हो जाती है ये वाली प्रॉब्लम। और क्योंकि वहां पे फार्मर्स को उतना नॉलेज नहीं रहता कि किस जमीन पे कौन सा अनाज उगाने के बाद में कौन सा अनाज उगाने से वहां की सॉइल डिग्रेड हो जाती है। जैसे समझिए अगर राइस के बाद में वीट उगाने से और फिर वापस राइस उगाने से, ऐसा बार बार करते रहने से हो सकता है वो सॉइल डिग्रेड हो जाए। ऐसे कुछ उसके एक्सप्लेन्ड रूल्स रहते हैं जो वहां पे फॉलो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से भी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आती है। देन ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। लैंड वहाँ का ड्राई है और इरिगेशन यानी पानी की फैसिलिटीज वहाँ पे है नहीं। इरिगेशन यानी जो स्प्रे फैसिलिटीज रहती हैं जिससे सब प्लांट्स, पूरा फार्म बराबर से हाइड्रेट होता रहे, उसे हम कहते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज। तो जैसे आपने लगान पिक्चर में देखा रहेगा, कई सारे पार्ट ऑफ लैंड्स ड्राई हो जाते हैं। वहाँ गाँव में वगैरह कुछ एरियाज में अकाल पड़ना आम बात है, तो वहाँ भी एग्रीकल्चरल सेक्टर फुल नहीं सकता। देन लैक ऑफ कैपिटल, उनके पास में पैसों की कमी है, ये हमने पहले भी देखा एग्रीकल्चर इंडेटेडनेस में। गांव के पुअर फार्मर्स ये इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, एडवर्स क्रॉप पैटर्न, ये सब ज्ञान पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वो यूज करते हैं वो चीप क्वालिटी की होने की वजह से उन्हें उनकी सॉइल में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनके पास में कैपिटल की कमी तो है ही। देन इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, वही जैसे उन्होंने पहले लैंड के रिफॉर्म्स भी अलग अलग आते हैं कि ऐसा करने पर आपको इतना लैंड दिया जाएगा वगैरह, और रूरल डेवलपमेंट पूरी विलेज एरिया को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए अलग प्लान्स बनाए जाते हैं, उनके भी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, क्योंकि बीच बीच में कई स्टेप्स पे करप्शन होता रहता है। वो बोलते हैं इस स्कीम को आपके ऊपर अप्लाई करने के लिए आप हमें कुछ अलग से कमीशन दीजिए, तो वो भी सही नहीं है। देन लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, वो गाँव के लोग, उनको मार्केटिंग वगैरह करने का कहाँ से आएगा। उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में अलग से कोई किताब नहीं पढ़ के रखी है, बस जो अपने बाप दादाओं से सुनते आए हैं उसी को फॉलो करके वो एग्रीकल्चर का सारा काम करते हैं। तो पुराने ज़माने में तो मार्केटिंग वगैरह की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर अब क्योंकि वो सब फार्मर्स थोड़े से लैंड पे हर जगह अवेलेबल वाला प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें मार्केटिंग तो लगेगी ताकि वो कम से कम शहर में या आउट ऑफ इंडिया जाकर उसे बेच सके। तो वो भी एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। देन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, यहाँ पे तो वेदर फोरकास्ट वगैरह होते रहते हैं, तो हम अवेयर रहते हैं कि हाँ आज बारिश आने वाली है, चलो छाता लेके जाते हैं घर से बाहर। वहाँ पे तो मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, कितनी सारी चीज़ों के एक्सेस ही नहीं है। देन उन्हें कैसे पता चलेगा, जैसे अभी आजकल कई बार समर सीजन में बारिश हो जाती है, तो जो भी मैंगो प्रोडक्शन के फार्म्स रहते हैं उन्हें बहुत घाटा हो जाता है उस वजह से। इस प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हानिकारक है। तो अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या मेजर्स ली अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18? क्या क्या किया उन्होंने? किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स। उन्होंने सोचा हमारे पुअर फार्मर्स हैं तो उनके लिए एक काम करते हैं, उन्हें क्वालिटी सीड्स अवेलेबल करवा के देते हैं, वो भी रीजनेबल रेट्स पे, यानी ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, प्राइस बराबर लगाएंगे। देन इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने पहले बताया, कई बार उनके पास में चीप क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हो जाते थे, तो अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड आउटलेट है तो वो तो ऑफकोर्स अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड देंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि उनको कब कितनी मात्रा में यूज करना है, विच कुड प्रिवेंट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। देन डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, गवर्नमेंट खुद इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवा के देंगी, उसमें डेवलपमेंट्स होंगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इरिगेशन फैसिलिटीज आएंगी, तो वो चीपर भी रहेंगी, जिससे वो देश के कोने कोने तक पहुंच पाएंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। हमारे विलेज एरियाज में कई जगह ऐसा होता है कि बिजली कभी भी अचानक से चली जाती है, तो कोई खेत में था, कोई कुछ और काम कर रहा था, उसने कोई मशीन चला के रखी थी और अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो इससे तो अगले को नुकसान होने का खतरा है। इसलिए विलेज एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड देने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही है। साथ ही में स्पेशली जो एग्रीकल्चरल पंप्स हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया जा रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट्स, हमने पहले देखा था ना, लैक ऑफ कैपिटल है, तो अभी हमने दे दी फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको, दैट मीन्स कैपिटल उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट। सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, दैट इज APMC, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग जोन्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। APMC आप बेलापुर साइड भी जाएंगे तो भी आपको देखने मिलेंगी, वहाँ पे मेजरली होलसेल मार्केटिंग ही रहती है और नेचुरल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचे जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। साथ में उन्होंने बनाया है एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट पे कोई खर्चा नहीं लगता,
उन्हें कई सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे ही एग्रो एक्सपोर्ट जोन यानी स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए एक्सपोर्ट जोन्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ बस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसमें भी कई और बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। देन हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग जोन्स, हॉर्टिकल्चर यानी गार्डनिंग कल्टीवेशन, मीन्स हॉर्टिकल्चर वाले लोग कई प्रकार के फल फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, तो उनको अलग ट्रेनिंग देना। साथ ही में ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा ना मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, तो अगर उन्हें ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज दे देंगे, यानी उनकी ग्रेडिंग और पैकिंग में हम उनकी हेल्प कर देंगे, तो वो कस्टमर्स को और अट्रैक्टिव लगेंगे उनके प्रोडक्शंस, जिससे उनकी मार्केटिंग होती रहेगी और बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ये आ गई सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। पहले वाले कितने सारे पॉइंट्स में ऐसे हो रहा था कि उनके पास में अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस, लैंडलॉर्ड से ही लेने की क्या जरूरत है, बैंक से लो। देन एडवर्स क्रॉप पैटर्न है उनका, कौन से अनाज के बाद कौन सा अनाज उगाना है नहीं पता, कौन सी नई नई स्कीम्स आ रही है उनके लिए उन्हें वो भी नहीं पता, किसी मीडिएटर का यूज करते हैं तो करप्शन बीच में आ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्रिएट करनी है अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन क्या क्या यूज करेंगे हम उसके लिए, मास मीडिया यूज करेंगे। वहाँ पे जो भी न्यूज़ चैनल ज़्यादा चलते हो उस एरिया में, जैसे दूरदर्शन हो, तो वहाँ पे इन सब स्कीम्स के बारे में, एग्रीकल्चर की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। एंड फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, एग्रीकल्चर भी एक प्रकार का बिजनेस है, ये लोगों को समझाने के लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो भी ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट भी कमाता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग बस उसे अपना घर चलाने के लिए, एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। हालांकि भारत के कई सारे स्टेट्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना फला फुला हुआ नहीं है, पर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट है, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे से चलता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तरफ हम बोल रहे थे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हम उसमें पहले से एडवांस थे, और ये इंडस्ट्रियल जो है उसमें हम अब एडवांस हुए हैं, इसलिए वो एक प्ले करता है मेजर रोल यानी बड़ा रोल। इट हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। हमने देखा फार्मिंग में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कई सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के किसी और सेक्टर में कोई और काम करने के लिए जाना चाहते थे। तो उसका जो ज़्यादातर लेबर था, जो भी बचा हुआ लेबर था, वो एक्सेस लेबर इंडस्ट्रियल सेक्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, जनरेट्स हायर इनकम्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से मार्केट्स डाइवर्सिफाई हो गए, काम करने के लिए ज़्यादा लेबर मिल गया, तो ज़्यादा सेक्टर्स में, ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स में वो बिजनेस डील कर सकता है। तो ऐसे कई सारे बिजनेसेस बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करने लग गए, इसलिए मार्केट्स डाइवर्सिफाई हो गए। इससे क्या होगा, ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्शन होगा, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बिकेंगे, तो उससे बिजनेस की इनकम बढ़ेगी। बिजनेस की इनकम बढ़ेगी तो ये जो लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, जो वहाँ पे जॉब करते हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो खुश रहेंगे। वो खुश रहेंगे तो अल्टीमेटली बिजनेस की ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वो उस बिजनेस के आभारी रहेंगे। As per the annual survey of industries, ASI 2016-17, industrial sector of Maharashtra is at the top position. अरे वाह, top position word मिल गया हमें। That means Maharashtra has #1 industrial sector 2. तो हमने अपनी बची हुई दोनों एंट्रीज कर दी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एट टॉप पोजीशन वाली बात हमने लिख दी। द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द नेट वैल्यू एडेड NVA इज अबाउट 18%, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर से ज्यादा। महाराष्ट्र हैज ऑल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये बात भी लिख लेते हैं। तो ये हो गई #1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आगे इन्होंने इंडस्ट्री की फोटो दी है और हमें फाइंड आउट करने बोला है, जो हम फिलहाल तो नहीं कर रहे, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 9th और 10th चैप्टर में भी आ रहा है, एंड साथ में 12th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कीपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स। मैंने आपको पहले बताया था ना, LPG जैसी कोई चीज़ थी जो 1990s में आई थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसका एक पार्ट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले भारत के लोग फॉरेन कंट्रीज में और फॉरेन कंट्रीज के लोग भारत में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं था, पर FDI के मुताबिक अब फॉरेनर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं इन सर्टेन सेक्टर्स, इन सर्टेन बिजनेसेस। ये देखिए, द लिबरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1991 क्लियर द पाथ ऑफ FDI। लिबरलाइजेशन आने की वजह से FDI आसान हो गया। महाराष्ट्र हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो ये तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले पॉइंट में पहले देख ही लिया था कि महाराष्ट्र इज #1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बोथ फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स।
द स्टेट हैज़ रिमेन्ड इन द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ FDI इन्फ्लो इन द कंट्री। यानी जो मोस्ट FDI इन्फ्लो होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो किया जाता है महाराष्ट्र में। द FDI इन्फ्लोज इन महाराष्ट्र सिंस April 2000 टिल September 2017 वॉज रुपीज 6,11,760 crores, विच इज 31% ऑफ द टोटल इन्फ्लो एट ऑल इंडिया लेवल। तो ये देखिए, इतने 6 लाख करोड़ वाली जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेनर्स की इंडिया में, वो सिर्फ 31% है, और वो 31% पूरी की पूरी हुई है महाराष्ट्र में। तो सोचिए 1991 के बाद में लिबरलाइजेशन के आने की वजह से कितना सारा फॉरेन का पैसा भारत में आया है। दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत में इन्वेस्ट करना वर्थ इट समझा, और स्पेशली महाराष्ट्र में 31% इन्फ्लो हुआ। तो इस पॉइंट में इन्होंने FDI के फायदे बताए। इसके बाद में जनरल प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो देख लेते हैं। डिलेज इन गवर्नमेंट प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट के प्रोसीजर में तो टाइम लगेगा ही। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, लोगों की स्किल जितनी होनी चाहिए उतनी डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज में जाके उन्हें एक ही प्रकार का काम दे दिया जाता है। मीन्स जैसे अगर एक इंसान को चरखा चलाना आता है तो उसे पूरे टाइम चरखा ही चलवाएंगे, उससे और कुछ कोई भी ऑन ऑफ करने का कोई और काम नहीं देंगे, तो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। पर जैसे कुछ कंपनीज हैं, जैसे रतन टाटा की कंपनी है, उनमें एम्प्लॉयज़ का सर्कुलेशन होता रहता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। कुछ उनका टाइम पीरियड है कि 3 मंथ या 1 साल तक इस डिपार्टमेंट में काम करना है, एंड देन ऑटोमेटिकली सब एम्प्लॉयज़ को चेंज किया जाएगा, उन्हें शफल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, क्योंकि वो एक बिजनेस के कई सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं और उन्हें उस बिजनेस के बारे में बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी, जिससे वो खुद भी अपना कुछ कभी करना चाहें तो कर सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी। हमने पहले देखा, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसको पहले तो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में टाइम लग गया, देन उस इंडस्ट्री को और बेटर कैसे बनाना है वो स्किल्स उसके पास में हो ना हो जरूरी नहीं है, और हो भी तो उसको और नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेवल नहीं लेके जा पा रहा। साथ ही में उसे ज्ञान नहीं है, या जो भी हो उसके पास में अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडस्ट्रीज में कई प्रोसीजर्स रहते हैं जहाँ पे एक मशीन 10 लोगों का काम कर सकती है, पर वैसी मशीन्स उस बिजनेस के पास में, उस इंडस्ट्री के पास में नहीं है, तो उसे लेबर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा बना हुआ नहीं है। जैसे अगर कोई रूरल इंडस्ट्री है अगर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड की फैसिलिटी अभी तक आई नहीं है, वॉशरूम्स अच्छे से बने हो ना हो, या बजट में कोई छोटी सी एरिया आ पा रही थी, तो उतनी ही एरिया में कम स्पेस में सब लेबर्स को काम चलाना पड़ रहा है। इस वजह से भी कई लोग इंडस्ट्रीज़ में जाना फेवर नहीं करते। देन लैक ऑफ मोटिवेशन है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को कोई बढ़ावा देने वाला नहीं है। इनको कोई बढ़ावा दे, जैसे गवर्नमेंट कई स्कीम्स भी लाती रहती है, तो वैसे उन्हें और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक लेबर एबंडेंट कंट्री है, यानी यहाँ पे काम करने के लिए लोग भर भर के मौजूद हैं, पर उन्हें काम देने वाली कंपनीज की कमी है। तो वो बनेंगी तब जब न्यू एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो भी उनके पास में स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए और प्रोग्राम्स आते रहने चाहिए, ताकि उनकी स्किल्स पॉलिश होती रहें, और इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी। डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम एंटरप्रेन्योर्स की गिनती भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस है, यानी कहीं पे कोई एरियाज में तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और कोई एरियाज में एक आधी इंडस्ट्री के भी वांदे हैं, तो इसे हम कहते हैं रीजनल इम्बैलेंस। जैसे मुंबई पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत भयंकर रुक है, वहीं गाँव खेड़े की एरियाज में प्रिवेलेंट नहीं है उतना। तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स ली हैं? सबसे पहले एक सिंगल विंडो सेल बनाया है, जहाँ पे सारे क्लियरेंसेस हो जाएंगे, मतलब एक ही जगह पे जाओ और वहाँ पे आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है या जो जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व कर लो। वो सब किसके लिए है? इन्वेस्टर्स के लिए, जो एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाना चाहिए, इन सब के बारे में वो जान सकते हैं सिंगल विंडो सेल के जरिए। फिर है मैत्री, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। तो इसमें इन्होंने मैत्री कहाँ से लिया? ऐसे आया ये मैत्री, मा ई त्र ई। इसका क्या काम है? टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ऑनलाइन यानी मोबाइल्स पे वगैरह अवेलेबल रहेंगी, कंसोलिडेटेड यानी छोटी शॉर्ट में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये मैत्री कि हाउ टू इन्वेस्ट, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। इसके बाद में वो अवार्ड्स भी देते हैं फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। आपने जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, कुछ उनकी लिमिट भी रहती होगी, 1 करोड़ से ज़्यादा या 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पे ये प्राइसेस, और जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया उसको एक स्पेशल अवार्ड। फिर स्पेस रेंट सब्सिडीज, उनके पास में हमने पहले देखा था ना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने? स्पेस रेंट फैसिलिटीज़, स्पेस रेंट की सब्सिडीज दी, भाड़ा कम भरना पड़ेगा, ज़्यादा जगह ले लो। ये प्रोवाइड की जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, SIS, SSIs को, जो छोटे पैमाने पे पाई जाती है। एंड नॉर्मली पहले रूरल एरियाज में इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ये स्पेस रेंट की सब्सिडीज कहाँ दी जा रही है? इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए,
और इंटरनेशनली जाके वहाँ पे अपनी एग्जीबिशंस में दुकान लगाओ, उसके लिए अलग से सब्सिडीज दी जा रही है। इसके अलावा इन्होंने क्रिएट किए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इनमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड के रूल्स रेगुलेशंस अलग रहते हैं। जैसे वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है, टेरिफ रेट्स अलग रहती होंगी, मतलब बाहर से रॉ मटेरियल मंगाना भी आसान है और उन्हें एक्सपोर्ट करना उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटेट करता है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे ट्रेड करना फायदेमंद रहता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी, वो सोचेंगी और कोई नहीं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम ट्रेड कर लेंगे, जिनसे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। Maharashtra State Industrial Cluster Development Program (MSICDP) is being implemented all over the state to develop small, medium and micro enterprises यानी MSMEs। तो जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें भी डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये MSICDP इम्प्लीमेंट किया है पूरे स्टेट में, जो गवर्नमेंट का लिया हुआ अनदर मेजर है। तो इस तरह इस पार्ट में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे हम लोग सर्विस सेक्टर देखेंगे, कोऑपरेशन मूवमेंट देखेंगे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी देखेंगे, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा। ये जो मैंने यहाँ पे #1, #2, #3 लिखा है, वो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और फर्स्ट में यानी महाराष्ट्र डे हम हर बार की तरह जोरों शोरों से मनाएंगे। तो टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। जय महाराष्ट्र। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा।